अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स की, जिसमें से ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा एंड ऑस्टियोसार्कोमा की बात करूंगा। जो ये शुरू के दो हैं, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा और ऑस्टियोब्लास्टोमा, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर BCQs, वेयर ऑस्टियोसार्कोमा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SEQ। ज़्यादातर इसका SEQ आता है। सबसे पहले हम ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा और ऑस्टियोब्लास्टोमा की बात कर लेते हैं। बेसिकली दे बोथ आर बिनाइन बोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स एंड दे हैव सिमिलर हिस्टोलॉजिक फीचर्स। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है? एक तो उनके साइज़ का डिफरेंस आता है, उनकी साइट ऑफ ओरिजिन का डिफरेंस आता है, और उनके सिम्टम्स का डिफरेंस आता है। जो ये जो दोनों ट्यूमर्स होते हैं यूजली यंग मेल्स में देखे जाते हैं। दोज यंग मेल्स हुआ इन देयर टीन्स या हुआ इन अर्ली 20s। होता क्या है, जो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा है उसका साइज़ लेस देन 2 सेंटीमीटर होता है, वेरेस ऑस्टियोब्लास्टोमा का साइज़ जो है वो लार्जर देन 2 सेंटीमीटर होता है। जो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा होता है उसकी जो साइट ऑफ ओरिजिन है, इट इज़ यूजली अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड अराउंड 50% इट इज़ अराउंड जो 50% ऑफ दोज ट्यूमर्स दे आर इन्वॉल्विंग द कॉर्टेक्स ऑफ द फीमर और टिबिया, यहाँ से अराइज करते हैं। वेरेस जो ऑस्टियोब्लास्टोमा होते हैं वो पोस्टीरियर स्पाइन के लेवल पे, जो लेमिना होता है या पेडिसल्स जो होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम के लेवल पे, वहाँ से अराइज करते हैं। जो पेन बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा होता है ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में, वो सिवियर नॉक्टर्नल पेन होता है। वो इसलिए प्रोड्यूस होता है ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की प्रोडक्शन। लेकिन ये जो पेन है दैट इज़ रिलीव्ड बाय एस्पिरिन और इट इज़ रिलीव्ड बाय सम अदर एनसेड। वेरस जो हमारे पास ऑस्टियोब्लास्टोमा में पेन होता है दैट इज़ अनरिस्पॉन्सिव टू एस्पिरिन। और एक और चीज़ याद रखनी होगी, इन्होंने रेडियोग्राफिक फिगर दिखाई हुई है ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा की। बेसिकली ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में हमको थिक रिम मिलती है ऑफ रिएक्टिव कॉर्टिकल बोन। यहाँ पे ये सेंट्रली लीजन है, यहाँ से लीजन अराइज किया था। इट इज़ अ मिनरलाइज्ड लीजन एंड ये आसपास ये जितनी भी हमको नज़र आ रही है, बेसिकली हमको रिएक्टिव कॉर्टिकल बोन नज़र आ रही है, जिसका रिएक्शनरी वो हुआ है, प्रोसेस हुआ है, जिससे जो कॉर्टिकल बोन है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर चुकी है। ये चीज़ हमको, ये जो रेडियोग्राफिक स्ट्रक्चर है, ये हमको ऑस्टियोब्लास्टोमा के केस में नहीं मिलता। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा की ट्रीटमेंट किस तरह होती है? रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से। और जो ऑस्टियोब्लास्टोमा है दैट कैन रिक्वायर क्यूरेटेज या इन ब्लॉक एक्सिशन। जो बोथ ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा ऑस्टियोब्लास्टोमा होते हैं, मैंने कहा था इनकी जो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। दे आर राउंड टू ओवल वेल सर्कमस्क्राइब्ड मैसेज ऑफ हेमरेजिक ग्रिटी टैन टिश्यू। माइक्रोस्कोपिकल ये इनकी माइक्रोस्कोपिक फिगर दिखाई हुई है। हमको रैंडमली इंटरकनेक्टेड ट्रेबिकुला मिलेंगी ऑफ वोवन बोन which are rimmed by a single layer of a prominent osteoblast surrounded by loose connective tissue with many dilated and congested capillaries। के इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, आई बिलीव दिस वन इज़ द ऑस्टियोब्लास्ट, आई एम नॉट प्रीटी श्योर। लेकिन ये जो आस पे जो डार्क पिंक पिंक्स हमको नजर आ रहे हैं, दिस इज योर इंटरकनेक्टेड रैंडमली इंटरकनेक्टेड ट्रेबुला ऑफ योर वुमेन बोन विच इज़ रिम्ड बाय सिंगल लेयर ऑफ प्रोमिनेंट ऑस्टियोब्लास्ट। मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रोमिनेंट ऑस्टियोब्लास्ट की एक लेयर दिखाई हुई है, क्योंकि इसमें और सही से नज़र नहीं आ रही। एंड इसमें हमको क्या दिखाया हुआ इन्होंने कि इट इज़ सराउंडेड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू विद मैनी डायलेटेड एंड कंजेस्टेड कैपिलरीज। ये आसपास ये जो लाइट लाइट पिंक्स हमको नजर आ रहा है, ये सारा ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें हमको कैपिलरीज और क्या कहते हैं डायलेटेड और कंजेस्टेड कैपिलरीज मिलती हैं। सो दैट ये जो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा और ऑस्टियोब्लास्टोमा था, इनके डिफरेंसेस याद रखते हैं। इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर BCQs। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज़ योर ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा इज अ कॉमन प्राइमरी मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द बोन एंड 75% ऑफ दिस ट्यूमर्स दे ऑकर बिफोर द एज ऑफ 20। सिर्फ जो बाकी रिमाइंडर होते हैं वो ओल्डर एडल्ट्स में मिलते हैं, लेकिन मोस्टली हमको जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, और मोस्टली हम देखेंगे जो मेल्स हैं, मेल्स आर मोर अफेक्टेड दैन फीमेल्स, उनमें हमको ये मिलते हैं। एंड दीज ट्यूमर्स दे आर बेसिकली दे ऑकर इन दीज यंग इंडिविजुअल्स बिकॉज दे आर फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद सम प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस लाइक पेजर डिजीज़, बोन इन्फार्क्ट्स, या कोई प्रायर रेडिएशन दी गई हो जिसकी वजह से ये डेवलप कर जाता है। करता कहाँ पे डेवलप? इट यूजली अराइजेज फ्रॉम द मेटाफिजियल रीजन ऑफ द लॉन्गर बोन्स। एंड हमको 50% केसेस कहाँ मिलते हैं जिसके थ्रू हम SEQ में इसको ईजिली डायग्नोज कर लेते हैं। अराउंड हाफ जो केसेस होते हैं ऑस्टियोसार्कोमा के, दे आर प्रेजेंट नियर द नी इन द डिस्टल फीमर और प्रोक्सिमल टिबिया। नी का जो पूरा रीजन है, नी कैप का जो पूरा रीजन है, अब वो डिस्टल फीमर वाली जगह पे या प्रोमिनेंट या प्रोक्सिमल टिबिया के लेवल पे हमको क्या कहते हैं, ये जो ट्यूमर है वहाँ से बेसिकली अराइज करते हैं, वहाँ पे इसका लीजन मिलता है। किस तरह प्रेजेंट करता है? देर इज़ पेन, देर आर समटाइम्स पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। रेडियोग्राफिकली हमको किस तरह मिलती है, ये चीज़ क्या कहते हैं कभी कभी SEQ में पूछी जाती है, तो ये जो मैं बताता रहूँगा वो याद रख लेना कि रेडियोग्राफिकली हमको इस तरह की अपेयरेंस मिलती है कि देर इज़ डिस्ट्रक्टिव मिक्स्ड लिटिक एंड ब्लास्टिक मैस विद इनफिल्ट्रेटिंग मार्जिन्स। एंड जो ट्यूमर है इट इज़ फ्रीक्वेंटली ब्रेकिंग थ्रू द कॉर्टेक्स लिफ्टिंग द पेरियोस्टियम इंड्यूसिंग रिएक्टिव पेरियोस्टियल बोन फॉर्मेशन। ये चीज़ क्या कहते हैं, ये लाइन बेसिकली याद रख लेंगे क्योंकि ये जवाब में देनी होती है।
कि जो रेडियोग्राफिकली डिस्ट्रक्टिव मिक्स्ड लैटिक एंड ब्लास्टिक मैसेज सीन विद इन्फिल्ट्रेटिव मार्जिन्स एंड जो ट्यूमर इट प्रोड्यूसेस ब्रेक्स थ्रू द कॉर्टेक्स एंड इट लिफ्ट्स द पेरियोस्टियम विच इंड्यूसेस द रिएक्टिव पेरियोस्टल बोन फॉर्मेशन एंड लास्टली कॉडमैन ट्रायंगल। कॉडमैन ट्रायंगल हमको बेसिकली मिलता है। व्हाट इज कॉडमैन ट्रायंगल? इट इज़ अ ट्रायंगुलर शेडो बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड रेस्ड पेरियोस्टियल एंड्स। इसमें अब सही से नज़र आ नहीं रहा है, लेकिन ये डिस्टल फीमर दिखाई हुई यहाँ पे इस लेवल पे नहीं है, तो फीमर का डिस्टल रीजन है कि यहाँ से हम देख सकते हैं इस पूरी जगह से मिक्स लाइटिक सी अपीयरेंस मिल रही है कि यहाँ से ये जो अपीयरेंस दिखाई हुई है ना, ये पूरा पेरियोस्टियम जो है यहाँ से बेसिकली वो ऊपर को आ गया कि इट हैज़ बेसिकली मीन लिफ्टेड थ्रू द कॉर्टेक्स के कॉर्टेक्स में कोई ब्रेक आया होगा। अब ये पेरियोस्टियम लिफ्ट हो चुका है, अब यहाँ पे सही से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो इस तरह का आई बिलीव ये जो इस तरह का एक ट्राइंगल से फॉर्मेशन बन रही है ना, दैट ट्राइंगल इज़ नोन एज कॉडमैन्स ट्राइंगल। तो ये जो 2-3 लाइंस हैं ये सही से याद रख लेंगे, क्योंकि कभी कभी मॉर्फोलॉजी भी कभी कभी उसकी वो पूछ ली जाती है, ऑस्टियोसार्कोमा की किस तरह प्रेजेंट करते हो, किस तरह की इनको फाइंडिंग्स मिलती हैं। इफ़ वी कम टू द पैथोजेनेसिस, it is seen in the adolescents, mostly they are seen in adolescents, जिस तरह I told before कि 75% they occur before 20 years of age। and कहाँ पे हमको ये मिलते हैं? they are frequently found at the growing plate of the rapidly growing bones, और वहाँ पे इसलिए मिलते हैं क्योंकि अगेन ग्रोथ चल रही है, तो ग्रोथ की वजह से उधर क्या होगा, देयर वुड बी इंक्रीज प्रोलिफरेशन विच वुड प्रीडिस्पोज टू म्यूटेशंस विच वुड ड्राइव द ऑन्कोजेनेसिस। जीन्स पूछी जाती हैं, जीन्स के सिर्फ नाम याद रख लेने हर हाल में, RB, TP53, CDKN2 है, MDM2 एंड CDK4, ये 5 जीन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं ऑस्टियोसार्कोमा में। अगेन स्पोरेडिक केसेस भी हो सकते हैं, जर्मलाइन केसेस भी हो सकते हैं। 70% केसेस हमको RB के स्पोरेडिक ही मिलते हैं, वैसे जर्मलाइन भी हो सकते हैं। P53 के अगर जर्मलाइन हो गए तो वो लीफ्रोमेनी सिंड्रोम के साथ होंगे। CDKN2 है कि हमें पता है कि उसका फंक्शन ये है कि वो P16 और P14 जो ट्यूमर सप्रेसर्स है उनको बेसिकली ये इनकोड करती है, तो उसकी इनएक्टिवेशन चाहती है। अच्छा, कभी कभी जीन्स के नाम पूछ जाते हैं, कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो जीन्स की उनकी इन्वॉल्वमेंट किस तरह होती है, तो ये बताना होगा कि RB की लॉस ऑफ फंक्शन या इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशंस, P53 की भी लॉस ऑफ फंक्शन या इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन, CDKN2A की भी लॉस ऑफ फंक्शन या इनएक्टिवेशन, MDM2 और CDK4 इनकी क्या होती है, इनकी गेन ऑफ फंक्शन या ओवर एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि MDM2 एंड CDK4 दे आर इनहिबिटर्स ऑफ P53 एंड रेटिनोब्लास्टोमा रिस्पेक्टिवली, हैंस दे आर ओवर एक्सप्रेस्ड, इनकी ज़्यादा एक्टिवेशन हो जाती है। तो जब ये ओवर एक्सप्रेस्ड हो जाएंगे, MDM2 क्या करेगा, P53 को ज़्यादा इनहिबिट करने लग जाएगा, और CDK4 क्या करेगा, RB को ज़्यादा इनहिबिट करने लग जाएगा, जिसकी वजह से ऑन्कोजेनेसिस फर्दर चलती रहेगी। मॉर्फोलॉजी पूछी जाती है, तो मॉर्फोलॉजी की ये लाइन्स याद रखनी है कि जो ऑस्टियोसार्कोमास हैं, इन्होंने यहाँ पे फिगर भी दिखाई हुई है, ये ऑस्टियोसार्कोमा की फिगर दिखाई हुई है कि दे आर बल्की, ग्रिटी, ग्रे वाइट ट्यूमर्स, contain hemorrhage and cystic degeneration. They destroy the surrounding cortices and they produce soft tissue masses which spread extensively in the medullary canal, and they replace the hematopoietic marrow, जो बोन मैरो होती है उसको ये रिप्लेस कर देते हैं। दे कैन इवन पेनिट्रेट द एपिफिजियल प्लेट और दे कैन इवन एंटर द जॉइंट। ये जो लाइंस हैं यहाँ तक ये याद इसकी रखनी होंगी। और अगर मॉर्फोलॉजी में तो इसकी ये मॉर्फोलॉजी कह रहा हूँ, अगर हिस्टोलॉजी में तो इसकी हिस्टोलॉजी दिखाई हुई है। हिस्टोलॉजी की भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है तो हमको सारी मेलिग्नेंट वाले हिस्टोलॉजिकल फीचर्स मिलते हैं। प्लियोमॉर्फिज्म मिलता है, लार्ज हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई नज़र आते हैं, बिजार ट्यूमर जाइंट सेल्स मिल रहे होते हैं, अबंडेंट माइटोसिस या एबनॉर्मल माइटोटिक फिगर्स मिल रही होती हैं, एक्सटेंसिव नेक्रोसिस मिलता है एंड इंट्रावेस्कुलर लीजन नज़र आ रहे होते हैं। डायग्नोसिस इसकी किस तरह होती है, हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग है वो याद रख लेनी कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स विच आर प्रोड्यूसिंग मिनरलाइज्ड बोन इन अ फाइन एंड लेस लाइक फैशन। ये जो मैंने लाइन बोली ना, ये इसी तरह बस याद रख लेनी है। इवन दो उसमें किताब में लिखा हुआ है कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूसिंग अनमिनरलाइज्ड ऑस्टियोइड और मिनरलाइज्ड बोन विच इज़ टिपिकली फाइन एंड लेस लाइक। लेकिन अगर ये पूरी लाइन नहीं याद होती तो बेसिकली ये याद रख लेना कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग है वो ये कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर सेल या प्रेजेंस ऑफ अ नियोप्लास्टिक सेल्स विच इज़ प्रोड्यूसिंग अ मिनरलाइज्ड बोन इन अ फाइन एंड लेस लाइक फैशन। जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये जो हमको मिनरलाइज्ड बोन की फॉर्मेशन मिल रही है, ये एक फाइन जो डार्क पर्पल नज़र आ रही है, आई बिलीव दिस इज़ अ ट्यूमर सेल, कि इस ट्यूमर सेल ने क्या किया, यहाँ पे एक फाइन सी लेस लाइक पैटर्न में वो उसकी मिनरलाइज्ड बोन की फॉर्मेशन करा दी है। एंड अगर तो एक्स्ट्रा याद रखते हैं तो उसमें ये लिखा गया है कि तो कभी कभी इफ़ दीज न्यू प्लास्टिक सेल्स दे समटाइम्स कैन प्रोड्यूस कार्टिलेज, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, जिसकी वजह से हम फिर
उस ट्यूमर को कॉन्ट्रोब्लास्टिक ऑस्टियोसार्कोमा कहेंगे। लेकिन जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल फीचर है वो ये याद रख लेना कि डायग्नोसिस जिसके थ्रू डन होती है कि प्रेजेंस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूसिंग अनमिनरलाइज्ड ऑस्टियोइड या मिनरलाइज्ड बोन विच इज़ टिपिकली फाइन एंड लेस लाइक पैटर्न या फाइन एंड लेस लाइक फैशन। क्लिनिकल फीचर्स में बात करें तो यूजली एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस हमको ऑकल्ट मेटास्टेसिस मिलता है। ट्रीटमेंट इसकी किस तरह होती है, नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी, सर्जरी या पोस्ट ऑपरेटिव एडजुवेंट कीमोथेरेपी के थ्रू होती है। प्रोग्नोसिस इसकी क्या है, अगर तो अभी मेटास्टेसिस नहीं हुआ और इनिशियल स्टेज पर डायग्नोस हो चुकी है तो जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है दैट इज़ 70%। वेयर एस अगर तो इसका मेटास्टेसिस हो चुका है तो जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है दैट इज़ लेस देन 20%। और इसका मेटास्टेसिस होता किस तरह है, हीमेटोजेनियसली मेटास्टेसाइज करता है, लंग्स में कर सकता है, बोन्स में कर सकता है, ब्रेन्स में कर सकता है और बाकी भी डिफरेंट साइड्स पे कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू बोन फॉर्मिंग ट्यूबर। आई होप इसकी समझ में आ गया, उसमें ऑस्टियोसार्कोमा को अच्छे से पढ़ लेना है एंड थैंक यू।